मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, किशनगंज और कोटा दामन के मेरे भैयों नौजवान साथियों, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर अध्यक्ष बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे भाई तौसीफ आलम साहब जो बहादुरगंज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब आदिल हुसैन साहब, जनाब वारिस पठान साहब, रुकन असम्बली जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज एक नुक्कड़ सभा आपके इस इलाके में की जा रही है। 4 दिन का एक प्रोग्राम बनाया गया है पूरे सीमांचल के मुख्तलिफ विधानसभा में। ये हमारी गाड़ियों का काफिला, जिसको इंसाफ रैली के नाम, इंसाफ का नाम दिया, यात्रा का नाम दिया गया है। और आप जानते हैं कि आपके इस इलाके में बहुत से मसले मसाइल हैं। यहाँ पर ज़मीन कट जाती है, ख़ास तौर से मोतिहारी ताल्लुक़ा में, हलदंगा गांव में, धोबीदंगा गांव में और बक्सा गांव में। हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात ये रही कि आप और हमने मिलकर कोचा दामन से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया, मगर अफसोस इस बात का रहा कि हमारे 4 विधायक को राजद के लोगों ने खरीद लिया। इन 4 बेईमानों ने ये तक नहीं सोचा कि वो गरीबों का वोट लेकर गरीबों के उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, बल्कि अपने ज़ाती मफाद की तकमील के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार कोचा दामन से जो मजलिस का उम्मीदवार होगा, राजद का कोई नेता ना कोई भाजपा का नेता इंशाअल्लाह ताला उनको खरीद सकेगा। आप ही के दरमियान से मजलिस अपना उम्मीदवार को खड़ा करेगी और यहाँ पर जो आपके मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला उसको हल करेगी। लोग मजलिस पार्टी से बोलते कि आप मंत्री नहीं बनते हैं, तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि पिछले 50-60 साल से जो लोग मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, संतरी बने, हमारे सवाल का जवाब दो। तुमने क्या सीमांचल के लिए कुछ किया? क्या तुमने सीमांचल में जो ज़मीन कट जाती है सैलाब में, उसकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई की? नहीं किया। क्या तुमने यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है उसको मजबूत करने की बात की या कुछ काम किया? आपने कुछ नहीं किया। कोई क्या जो लोग राजद में चले गए भागकर, बताओ क्या तुमने कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन तुम खोल सके? नहीं खोल सके। बताओ तुमने जेडीयू के साथ रहे, तुमने अपनी ज़ाती मफादात की तकमील की, तुम तो दौलतमंद बन गए, मगर बताओ क्या गाया की तरह सीमांचल में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का तुमने कोई काम किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। ये इंसाफ की यात्रा उन नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए निकाली जा रही है। हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों की जवानियों को बर्बाद कर दिया गया, इसी तरह हमारे मौजूदा नौजवानों की जवानी को बर्बाद कर दिया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मजलिस का साथ दीजिए और आने वाले विधानसभा के चुनाव में, चाहे वो कोचा दामन हो या किशनगंज हो, यहाँ से आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए। और याद रखिए कि अख्तरुल ईमान साहब ने पूरी कोशिश की कि हमको भी महागठबंधन के अलायंस में लिया जाए। अख्तरुल ईमान साहब ने बहैसियत बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के 2 खत लिखे और आखिरी खत उन्होंने तेजस्वी यादव को लिखा। और उस खत में अख्तरुल ईमान ने लिखा
कि हमको 6 विधानसभा की सीट दी जाए, अगर तुम्हारी सत्ता बनती है तो हमको मंत्री का भी पोस्ट नहीं चाहिए, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए ताकि हमारे भारत के संविधान में जो उसकी गुंजाइश है उसके तहत सीमांचल में इंसाफ हो। अब जो लोग हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाते थे कि मजलिस के खड़े होने से वोट कट जाते हैं, मैं पहले भी कहा आज भी कह रहा हूं, अगर बीजेपी जीत रही है तो मुसलमानों के वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी अगर जीत रही है तो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठकर चाय पी रहा है। ये अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहते, ये अपनी कमजोरियों को दूर करना नहीं चाहते और इल्जाम लगाते हैं अगियारों हम पर। अरे तुम्हारे दरमियान में जो लोग खड़े हैं वो तुम्हारा कितना साथ दे रहे हैं वो देख लो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा इखलास, ये हमारा पैगाम आप तक पहुंचना जरूरी है। मजलिस ने जो खत लिखा वो कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा बल्कि ताकत की बुनियाद पर लिखा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि खत लिखने की वजह क्या थी, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम बिहार की आवाम के सामने इन तमाम लोगों के पर्दाफाश करना चाहते थे जो बार बार ये कहते थे कि मजलिस मिलकर लड़ना नहीं चाहती। अरे आज हम तुमको कह रहे हैं, मगर तुम इसको कबूल करोगे नहीं करोगे वो बिहार की जनता देख रही है, सीमांचल की जनता देख रही है और पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी को हम भी रोकना चाहते हैं। बताइए आप, 2004 से मैं भारत की सबसे बड़ी पंचायत हैदराबाद का नुमाइंदा बनकर लोकसभा में जाता हूं। कोई एक ऐसा मौका दिखा दो जहां पर हमने बीजेपी के लाए हुए किसी कानून का साथ किया। अरे जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी जब यूएपीए का कानून बनाया गया मैंने उस कानून की मुखालिफत की, उसके खिलाफ वोट डाला, क्योंकि हम जानते थे कि इस तरह के कवानीन का इस्तेमाल दलित, मुसलमान और आदिवासियों पर होगा। जब अमित शाह ने 2019 में यूएपीए का कानून अमेंडमेंट तरमीम लेकर आई तो क्या जो हमको आज गाली देने वाले हैं, बताओ क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया? क्या राजद ने उसका साथ नहीं दिया? 5-5, 6-6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां सड़ रहे हैं, उनको बेल नहीं मिलती, उनके माँ बाप मर जाते हैं, उनकी जवानियां बर्बाद की जा रही हैं और इल्जाम हम पे लगाया जाता है। मैं साफ तौर पर कह चुका हूं और कह रहा हूं, ओवैसी यहां पर आया है बिहार में, सीमांचल में। मैं यहां पर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी मौत मेरी इस आवाज को बंद कर सकती है। मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे यकीन है कि हम जो सीमांचल की लड़ाई का आगाज किए हैं, जब हम खबरों में जाकर आराम से सो जाएंगे तब भी हमको यकीन है कि सीमांचल में एक इनकलाब बर्पा करके जाएंगे, यहाँ पर नेता बनाकर जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। हमने 60 साल गुलामी की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की, 20-25 साल कांग्रेस को सत्ता मिली बिहार में, 15 साल राजद को मौका मिला, अब 21 साल या 22 साल नीतीश कुमार को हो गए। बताइए आप, बिहार पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल है, उसके बाद आसाम के लोअर आसाम के इलाके आते हैं। इसके जिम्मेदार हम भी हैं किसी हद तक, मुझे माफ कर देना, मैं सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूं। इस नाइंसाफी को अगर खत्म करना है, इंसाफ को हासिल करना है तो हमको मिलकर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। हमको मंत्री बनने का शौक नहीं है, हमको मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का शौक नहीं है। हमारी जिद और हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि जिस तरह बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में लोग इज्जत की जिंदगी गुजारते हैं, उसी तरह की इज्जत की जिंदगी किशनगंज, कोचाधाम और सीमांचल की जनता को मिले। ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सीमांचल की लड़ाई है। इसमें आपका साथ चाहिए। जो बेईमान थे वो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर भाग गए,
जो ज़र्फ वाले थे, जिसमें ईमान था, वो अख्तरुल ईमान है जो आपके सामने खड़ा होकर लड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि अरे आप मंत्री नहीं बने तो क्या होगा। अरे जो मंत्री बनता है वो सिर्फ अपने घर को मोटा कर सकता है, वो गरीब की गरीबी को मिटा नहीं सकता। जो मंत्री बनता है वो तुम्हारा नुमाइंदा नहीं होता, वो उस पार्टी की जबान के नुमाइंदा होता है। अरे आपका जब नुमाइंदा होगा, आपने देखा होगा कि ये 4 भगोड़े भाग गए, मगर एक शेर था जो बिहार की विधानसभा को हिला के रख दिया। जो कोचा दामन हो, जो किशनगंज हो, जो कि सीमांचल हो, या बिहार का कोई भी वाकया होता हो, अख्तरुल ईमान इंसाफ की बात करते आए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप मजलिस का साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलकर सीमांचल के में एक नई तारीख को रकम करेंगे। यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर आप यहाँ पर इस इलाके में इतने स्कूल में इतने ज्यादा बच्चे हैं कि क्लासरूम नहीं है। अरे ओवैसी को गाली देने वालों, क्या तुमने झूठ की इंडस्ट्री यहाँ पर बनाई? तो इनको जाकर झूठ की स्पेलिंग पूछो, झूठ की स्पेलिंग तक भी नहीं बोल पाएंगे ये लोग। ये इस तरह के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि तुम्हारा लीडर बने। और क्या कहते हैं, ओवैसी हैदराबाद से आया। हाँ, हैदराबाद से आया हूं, भारत का हिस्सा है, चांद से नहीं आया हूं। और अगर चांद से जो आता है, कौन आता है? हैदराबाद से आया हूं। मगर जो हरियाणा से आया, तुमने उसको राज्यसभा का टिकट दे दिया। बताओ आप, हम हैदराबाद से आए हैं और आता रहूंगा, मगर याद रखो मेरे आने से तुमको अगर पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूं। तुमने यहां पर आवाम को, यहां पर उनको बेदार होने नहीं दिया। तुमने यहां की आवाम को कहा कि सिर्फ हमको वोट डालो, हम तुमको हर चीज करके दे देंगे, हम फिरका परस्ती को रोक देंगे। कुछ नहीं रोक पाए। आपने वोट दिया, एक परिवार से 2 मुख्यमंत्री बन गए। आपने वोट दिया तो आज कोई कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मेरे भाई, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा नेता आपको बनना पड़ेगा। जब तुम नेता बनोगे तो 20-25 साल तक तुम्हारे प्रखंड में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। इसी तरह मजलिस काम करना चाहती है कि आप में एक सियासी शऊर को बेदार किया जाए, आपकी सियासी क़ियादत हो। मुझे बोलने दीजिए, यादवों का नेता, राजपूतों का नेता, भूमिहार का नेता, दलितों का नेता, पासवान का नेता, मांझी का नेता, अरे सबका नेता है। और जब ओवैसी आकर कहता है बताओ तुम्हारा नेता क्या है, तो सब ये राम और शाम की जोड़ी एक और बोलते हैं अरे ये तोड़ने आया है। माने तुम नेता रहोगे तो तुम बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, और मैं तुम्हारे ही प्रदेश में गरीब को नेता बनाना चाह रहा हूं, एक नहीं 100 बनाना चाहता हूं। तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे याद रखो, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है, तो क्या एक किशनगंज कोचा दामन से नौजवान खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं नेता बनूंगा? अरे क्या हम पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे और हम अपने ख्वाबों को चूकना-चूर कर देंगे? क्या हम पैदा इसलिए हुए कि अपने घरों को वीरान कर कर तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे? ये नहीं हो सकता। ये बराबरी की लड़ाई है, ये इंसाफ का तकाजा ये है। अगर तुमको कोई चीज मिलेगी तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैं अब तुम्हारे सामने सर झुकाकर तुमको अपना नेता मानने को तैयार नहीं हूं। तुम बात करना चाह रहे हो तो बराबरी की बात होगी, गुलामी की बात कभी नहीं हो सकती इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस को मजबूत करिए। नौजवानों, तुम बिहार प्रदेश में तुम्हारी आबादी 60% के करीब है। ये लड़ाई आपकी है। कल आने वाला निकलने वाला सूरज तुम्हारे लिए होगा,
अगर आज तुम यही समझ कर वोट डालोगे कि नहीं हमारे दादा ने, हमारे पुरखों ने 50 साल से इसी नाम पर वोट दिया, नहीं, अब बेदारी का वक्त है। हमने 50 साल इन लोगों पर भरोसा किया, बताओ क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। यकीनन बीजेपी को रोकना है। और मोदी ने जो वक्फ का कानून बनाया वो सिर्फ मस्जिदों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, दरगाह और खानखाहों को छीनने के लिए बनाया गया है। दुनिया ने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में किसी ने यह कहकर इस कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया तो उसका नाम ओवैसी था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप आइए, मजलिस को मजबूत करिए। आज दिन भर हमारी नुक्कड़ सभाएं हैं, 27 तारीख तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलेगा। मुझे यकीन है कि ये एक मुस्बित तब्दीली पैदा करेगा सीमांचल में, और आप तमाम का हमको साथ चाहिए। तो लगाइए मेरे साथ, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद।